गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 5 जुलाई है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण हो। साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं उसमें सेंट्रल का हो या स्टेट का, उससे पीटी फैक्ट रिलेटेड क्या टॉपिक पूछा गया उसे भी हम लोग आज देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कमेंट सेक्शन में उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि इंटरनल डेवलपमेंट आप सभी लोगों का हो सके। चलिए आगे हम बात करेंगे। देखिए, खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में आगजनी किया है। तो मैंने खालिस्तान समर्थकों के संदर्भ में खालिस्तान विवाद क्या है मैंने आप लोगों को पहले भी चर्चा कर चुका हूं, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा, कवर हो जाएगा। और आज एक नया चीज़ मैं आप लोगों के साथ शुरू कर रहा हूं एक्सपेरिमेंट कि ये टॉपिक कौन सा है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लिखना क्या है कि खालिस्तान लिख के उसका टॉपिक कौन से में है। जीएस पेपर जैसे मैं लिखता हूँ, यूपीएससी जीएस पेपर और बीपीएससी जीएस पेपर, और स्टेट पीसीएस आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट पीसीएस में किस टॉपिक में यह कवर होगा या नहीं, क्योंकि ये कुछ दिनों तक मैं करूंगा ताकि आप लोगों को अभी तक मैंने जो 6 महीने में अभी तक कवर किया हो कितने लोगों ने यह समझ पाया है कि कौन कौन से टॉपिक किस सेक्शन से आ रहा है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने कल अनअकैडमी में पूछा था तो जहाँ पर मैंने यह एहसास हुआ कि आप लोग यह भी नहीं कर पा रहे हैं कि यह डिसाइड कि जो कौन सा टॉपिक किस सेक्शन से है। तो आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा। यह टॉपिक जो न्यूज़ का है, जो न्यूज़ आया है वो आपके यूपीएससी के पेपर में जीएस पेपर किस पेपर में आता है, 1 2 3 4 में आता है, उसके किस टॉपिक में आ रहा है, टॉपिक का नाम जैसे मैं लिखता हूँ वैसे लिखना है, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं भी समझ सकूँ आप लोग कितना एक्टिव मोड में काम कर रहे हैं। तो चलिए, तो आप लोग क्या करना, वो खालिस्तान वाला जो टॉपिक मैंने पहले भी चर्चा किया था, खालिस्तान क्या है, खालिस्तान का मुद्दा क्या है, खालिस्तान का विवाद इतना क्यों बढ़ गया है, हालिया दशकों में क्या हुआ है और ये किस प्रकार के राज्यों की मांग कर रहा है और किस अनैतिक संदर्भ में बातें करता है। अगर यह खालिस्तान की मांग करता है तो पूरे भारत में जितने खालसा है उसके साम्राज्य की बात करते, तो नहीं केवल ये पंजाब के उस क्षेत्रों का चाहिए जो भारत में है, पाकिस्तान का जो खालसा क्षेत्र है उसमें भी ये इनको राज्य नहीं चाहिए। तो यह कहीं ना कहीं वैचारिक मत में जो विभिन्नता है उसके लिए यह कार्य किया जा रहा है और बहुत से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लोग इसे प्रमोट भी कर रहे हैं। तो ये भी एक समस्या है, तो इसे हम लोग उसी दिन चर्चा किए, तो आप उस न्यूज़ को देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। एसईओ का बैठक हो रहा है, तो आपको यह बताना है किस टॉपिक में आप लोग को आएगा, ठीक है ना, यूपीएससी के किस टॉपिक में आएगा, स्टेट पीसीएस के किस टॉपिक में आएगा, क्लियर है। चलिए, तो इस बैठक में आतंकवाद पर बात की गई है, घुसपैठ पर चीन के घेरने का प्रयास किया गया हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। ये लगातार हो रहा है, सभी बैठकों में ये सब किया जाता है, पर वही धाक के 3 पात हो जाते हैं। रीजन इसके पीछे क्या है कि लोग अभी तक यह तय नहीं कर पाए कि वैश्विक आतंकवाद है क्या। और मैंने आप लोग को क्या है कुछ दिन पहले ही न्यूज एनालिसिस किया था अमेरिका के संदर्भ में, तो मैंने वैश्विक आतंकवाद के बारे में क्या बताया था कि अमेरिका भी उसके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से पहले आतंकवाद को नहीं समझ पा रहा था कि आतंकवाद की विभीषिका किस रूप से होती है, मानवीय क्षति कैसे होती है और यह मानवता के लिए कैसे खतरा है। ये तब तक उसे नहीं समझ में आया था जब तक उसके क्षेत्र में आतंकवादी घटना नहीं हुई थी। वैसे ही चीन जैसे देश है जो यह नहीं समझ पा रहे हैं कि समस्या कहाँ पर है। समस्या यह नहीं कि पाकिस्तान के द्वारा यह समर्थित है, समस्या यह है कि यह क्या कर रहा है, मानवीय सभ्यता को मानवीय संदर्भ में जो बातें की जाती है उसके लिए घातक है। अगर मान लीजिए आप में अगर युद्ध करने की क्षमता, लड़ाई करने की क्षमता है तो डायरेक्ट टू दी आजा लड़ाई कर लो एक बार किसी देश की सीमा पर आकर। तो ऐसा ये नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे, अंदर से किसी देश विदेश को खोखला करेंगे, देश की भूमि को अलग अलग तरीके से उसके लिए ब्रेन मैपिंग किया जाता है, तो स्लीपर सेल छोड़ा जाता है, तो बहुत से तरीके से ये कर सकते हैं आतंकवादी स्वरूप में। तो यह समझने का प्रयास करना है कि कोई देश कैसे इसे मान्यता देगा। ऐसा नहीं कि बार बार हम लोग पाक समर्थित आतंकवाद की ही बात क्यों करते हैं।
रीजन उसके पीछे है कि जन्मभूमि के तौर पर पाक भूमि देखने को मिलता है, जहां पर भारत में सीमा पार घुसपैठ होता है। ऐसे ही इस बैठक में अफगानिस्तान में भी जो हालिया घटनाक्रम हुआ उसकी भी चर्चा की गई है। वहाँ पे जो गुट क्रिएट हुए हैं, जो अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने में कहीं ना कहीं पीछे, उसके बारे में भी चर्चा की गई है। तो ये सब चर्चा हुई है। तो पॉइंट आप लोग को भी रखना है। इसका जब आएगा आउटपुट, जब लास्ट दिन इसका घोषणा पत्र होगा, उस दिन मैं विस्तृत से चर्चा करूंगा। तो दे तो देखिए इसमें कौन कौन सी बातें की गई, किस किस संदर्भ में बातें हुई, तो उसको थोड़ा सा ये आप लोगों को कवर करना। क्या बात हुई? आतंकवाद के बारे में बात हुई, क्षेत्रीय अखंडता के बारे में बात हुई है। उसके बाद सदस्य शीर्ष नेताओं सम्मेलन संबोधित करते हुए चीन के वर्चस्व की बात की गई। तो मैंने आप लोग को भी बताया था कि चीन लगातार क्या करता है, अपनी सीमाओं के साथ वर्चस्व की स्थिति कायम करना चाहता है, सीमा उल्लंघन करता है। वो भारत की बात हो या आपको 9 डैश लाइन जो इसके क्षेत्र में निर्धारित किए हुए दक्षिणी चीन सागर में, उसकी भी बात होती है। तो यह पूरा देश इसके लिए इससे संज्ञान में लिए हुए कि चीन की जो वर्चस्व नीति है वो कहीं ना कहीं वैश्विक संतुलन को बिगाड़ेगी। तो ये भी इसके संदर्भ में बात हो रही है। अब ध्यान रखिएगा, आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की निंदा करने एससीओ में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा क्या क्या आग्रह किया गया, ऐसे ही अपील की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। कनेक्टिविटी प्रगति को बढ़ावा देने के लिए बात की गई है। साथ ही साथ एससीओ सदस्य देशों की संप्रभुता क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान की बात की गई है। सब बातें हुई हैं जो लगातार हर एक मंच पर भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती रही है। और इसके बाद आप लोगों को देखते होंगे कि बैठक में ईरान पूर्व सदस्य के रूप में शामिल हुआ। तो ये पहला ऐसा अवसर है जहां पर एससीओ में पहला ऐसा क्षेत्रीय संगठन बन गया जहां पर भारत, पाकिस्तान और ईरान तीनों शामिल हो गए हैं, जहां पर हमारे कुछ न कुछ डिस्प्यूट के क्षेत्र पार्ट रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस सब के संदर्भों में हम बात आगे भी करेंगे। क्लियर है ना? अब ये समान नागरिक संहिता के मुद्दे पे बैकफुट पर है विपक्ष। सॉरी, चलिए इससे आपको क्या लेना है? इससे यह लेना है कि इसमें आपको क्या पूछा जा रहा है, मुद्दे क्या है, मुद्दे को आपको ढूंढना है, ठीक है ना। और इस मुद्दे को क्या लिखना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। इस न्यूज से आपको क्या क्या मुद्दे प्राप्त हो रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट प्राप्त हो रहे हैं। अब नए तरीके से न्यूज एनालिसिस कराया जाएगा, क्योंकि एक्टिव मोड बहुत जरूरी है आप लोग का पॉइंट को दबाना है। रीजन उसके पीछे नहीं करूंगा तो क्या होते हैं, केवल इधर से सप्लाई चला जा रहा है, उधर से डिमांड आ ही नहीं रहा है। समस्या यहाँ पर इशू ये हो जा रही है। बहुत सी चीज़ें बताने के बाद ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहाँ तक मुझे याद है 180 के पीडीएफ में आप लोग को नहीं शामिल। आपके जीएस पेपर 1, 2, 3 जो पेपर है आपको यूपीएससी का, और स्टेट पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस का जिसका जीएस पार्ट होता है, उसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं जो आपको यहाँ कवर किया गया है। युक्ति आईएएस के जो ऐप है उसमें जो पीडीएफ दिया गया है उसमें, अगर आप लोगों को विश्वास नहीं, जाके देखिए, समझिए। जो लोग कर रहे हैं पहले से उनको पता है। फिर भी अगर आप लोग नहीं यह तय कर पा रहे हैं कि कौन सा टॉपिक किस सेक्शन से है, किस जीएस के किस पेपर से है, तो यह बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सबसे पहले तो यही समझना है ना, उसके बाद हमको न्यूज कवर करना है। तो ये आप लोग को करिएगा। कुछ आप लोग को यह भी साथ में करना है कि किसी टॉपिक के मुद्दे क्या है। अब मान लीजिए ये न्यूज है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी मैं आप लोग को दे रहा हूँ कि इसमें से क्या क्या पॉइंट निकाले जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष दो धुरी बना है, तो दोनों के अपने अपने कंसर्न क्या है, अर्थात अपने अपने चिंता के विषय क्या है, पक्ष का विपक्ष का, तो आप कहाँ से बता पाइएगा? इन्हीं सभी मुद्दों से बता पाइएगा ना। या तो यह भी बता सकते हैं कि समान नागरिक संहिता के लाभ क्या होंगे, तो हानि क्या होंगे। तो लाभ और हानि आप कैसे निकालिएगा? जो चिंता के विषय है उसी के संदर्भ में ना। जो मान लीजिए पक्ष के जो चिंता है, अर्थात वो लाभ का बिंदु बता रहा होगा, विपक्ष वाले लोग हानि के बारे में बता रहा होगा, तो आप यहीं से प्रश्न टॉपिक निकालिएगा ना। तो ये सब चीजें अब कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, समान नागरिक संहिता आपको बैकफुट पर विपक्ष है ये नहीं लिखना है, बस कम इस टॉपिक से क्या पॉइंट आप देख रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं जो आपको इस लेख में, इस आर्टिकल में सब छपा हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करेंगे। अब नए नए कॉन्सेप्ट हम लोग काम करेंगे। अब ये पीटी फैक्ट के तौर पर देखिए, भारत में 9वीं बार चैंपियन बना है भारत।
तो इसको किसे हरा के बना है? कुवैत को हरा के बना। तो ये पीटी फैक्ट के तौर पर आप देखिएगा। और कितने पेनल्टी शूट से बना है? शूट आउट से 5-4 से हराया। तो ये पीटी फैक्ट के तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कहाँ पर हुआ है? तो आपको बेंगलुरु के श्री कांति रवा स्टेडियम में हुआ है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे। 1 सेकेंड, यहाँ आ जाएंगे। कृषि में नई क्रांति, युवाओं को ड्रोन पायलट बनाने की तैयारी की जा रही है। तो देख रहे होंगे ड्रोन का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। कभी फूड डिलीवरी के तौर पर, कभी हम आवश्यक दवाइयों को पहुंच के लिए कर रहे हैं। अब कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में तो हो ही रहा है, वीडियो मेकिंग के क्षेत्र में तो हो ही रहा है, बहुत जगह हो रहा है। पर अब हम कृषि में भी इसका उपयोग कर रहे हैं और व्यापक तरीके से उपयोग करेंगे। इसके लिए बताना है आप लोगों को ये चीज। ये टॉपिक आपको किस पेपर में आएगा? कृषि और नई क्रांति आएगी, तो कृषि से संबंधित यह टॉपिक यूपीएससी में किस पेपर में है और कौन से टॉपिक में आएगा, और पीसीएस स्तर पर कौन से पेपर में और किस टॉपिक में आएगा। स्टेट पीसीएस अपने जो भी होंगे, मान लीजिए यूपी वाले अपना यूपी लिखेंगे, बिहार वाले बिहार लिखेंगे, झारखंड वाले झारखंड का लिखेंगे, और भी स्टेट जो आप देखते हैं वहां से आप लोग को लिखना है। और ये कार्य करना है, ऐसा नहीं कि केवल सुन लेना है और ऐसे ही रह जाना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। इफको इसको क्या करेगा? इन जो संस्था है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इफको द्वारा यह किया जाएगा। 2500 ड्रोन खरीदा जाएगा, जिसे 5000 युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य करेगा। एक नए अवसर होगा। तो इफको के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। तो कमेंट सेक्शन में यह बताना इफको क्या है, यह किस क्षेत्र में काम करता है, और इसके लिए बजटीय आवंटन कहाँ से प्राप्त होता है, बजटीय आवंटन किस संस्था द्वारा दिया जाता है, ये मुझे बताना है। ऐसे बजटीय जो आवंटन होगा वो क्या बजट के माध्यम से होता है या कोई अन्य माध्यम है, तो जरूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं। अभी तक खेती के प्रयोग में आने के लिए सिर्फ 1200 ही ड्रोन है पूरा देश में। सोच के देखिएगा। तो इसमें हमको और भी नए तकनीकी प्रयोग करने की जरूरत है, जिसमें तरल उर्वरकों अर्थात नैनो यूरिया जो आया है उसको छिड़काव करने के लिए ड्रोन की संख्या बढ़ानी होगी, ताकि और भी बेहतर उत्पादकता प्राप्त किया जा सके। ये सब के लिए आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कृषि को ब्रांड के रूप में विकसित करना, तकनीकी जरूरतों, निर्माण प्रक्रिया, गुणवत्ता एवं प्रशिक्षण के लिए मेसन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की सेवाएं ली जाएगी। अर्थात किसके साथ यह सहयोग लिया जाएगा? मेसर्स ड्रोन फेडरेशन के द्वारा हम इस पर तकनीकी चीजें प्राप्त करेंगे। और कृषि को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम इस प्रकार के तकनीकों का उपयोग करें, जहां पर कम संसाधन लगाकर हम अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सकते हैं। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है, ताकि हम इसके साथ अपडेट हो सके। अब देखिए, भारत आध्यात्मिकता और तकनीकी का अर्थव्यवस्था के अग्रिम है, प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया है। तो अमरावती में बातें की गई हैं भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा कि भारत आज भी तकनीकी और अर्थव्यवस्था के समेत विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। जहां पर आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्ती साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन उनके द्वारा किया था। इस मौके पर उनके द्वारा बोला गया कि हम क्या है, आध्यात्मिकता सम्मेलन में अकादमिक कार्यक्रम केंद्र बिंदु रहे, और भारत शुरू से ही केंद्र बिंदु रहा है। किस प्रकार के सांस्कृतिक विरासत के तौर पर और सभ्यता के विकास के तौर पर रहा है। हम वज्जी संघ की बात करें 5 से 6वीं शताब्दी के दौर की, या उससे पूर्व की हम बात करें, जो हमारा वैदिक काल रहा है, हड़प्पा सभ्यता रहा है। ये सब में क्या हम सांस्कृतिक विरासत के तौर पर ही जाने जाते हैं ना। आज भी हमारी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मूल ध्येय था, आज भी हमारे जीवन शैली में कायम है। जैसे पूजा पद्धति की बात हो जाएगी, रहन सहन की बात हो जाएगी, नगरीकरण की बात हो जाएगी। तो ये सब चीजें हमारे आज भी जीवन में शामिल है। जैसे अन्न भंडारण का जो हमारा तकनीक था, दुर्ग बनाने का उसमें जो तकनीक था, वर्तमान में उस प्रकार के चीजें अपडेट है। तो यह ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं हम सांस्कृतिक विरासत को लेकर चलते हैं। तो ऐसे ही हम लोग वैदिक काल में आए तो पूरी तरह वैदिक सभ्यता क्या बोलती है, हमें संयम करने का प्रयास करती है। किस प्रकार से? व्यक्ति के स्तर पर, जहाँ पर हम क्या करते हैं, आध्यात्मिक आधारों पर हम चीजों को बढ़ावा देते हैं, जिसमें आपको जैनिज्म, बौद्धिज्म और भी बहुत से धर्मपंथी जन्म लिए थे, यहाँ भारत में उत्पन्न हुए। अलग अलग प्रकार के कृष्ण भक्त और शिव भक्त रहे।
फिर बाद में अरब कंट्री से लोग आते हैं, उसके बाद भारत में सूफीवाद बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं क्या है, अध्यात्म सम्मेलनों का भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि विरासत के तौर पर हम विश्व को देते हैं, इसकी बात की जा रही है। तो ये सब चीजें आप लोग को याद रखनी है। चलिए हम आगे बात करेंगे इसी में कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात की जा रही है। इंडिया में शीर्ष 5 आर्थिकी में शामिल है, 5 टॉप 5 अर्थव्यवस्था हम लोग है ना, जल्द हम लोग चौथा होने वाले हैं। भारत डिजिटल तकनीक 5G क्षेत्रों में दुनिया में अग्रणी देशों को प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, ये बातें हैं। वैश्विक अर्थ स्वीकृति में G20 जो अध्यक्षता कर रहा है भारत, नए नए कॉन्सेप्ट को दिया है विश्व को कि हमें पास चिंता क्या है, चिंता का विषय क्या है, उस पर हमको कैसे काम करना है। एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम डेवलप किया जा रहा है जिसमें 200 अधिक बैठकें होंगी G20 सम्मेलन में। उसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हो रही है, मंत्री स्तरीय सम्मेलन हो रही है। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान रखना है, ये सब पर बातें रखनी है। अब भारत में बढ़ती वैश्विक रुचि का उल्लेख करते हुए पीएम संयुक्त मुख्यालय के बनाए गए विश्व के बारे में क्या है बात की गई, जहां योग के लिए सबसे अधिक संख्या में विभिन्न देशों के नागरिक एक साथ आए हैं। तो यह भी कहीं ना कहीं क्या होना, यह भी कार्य किया जा रहा है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे, एससीओ का पहला क्षेत्रीय संगठन जिसमें भारत, पाकिस्तान और ईरान इसमें शामिल है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बातें ऐसे क्यों की जा रही है, क्योंकि ईरान के साथ कुछ मुद्दा हमारे रहे हैं, पाकिस्तान के साथ हमारे मुद्दे रहे हैं। तो यह आपको समझना है कि हम कैसे कोऑर्डिनेशन बना सके, कैसे हम बेहतर कनेक्टिविटी को बढ़ा सके। इसके लिए एक चिंता का एक विषय के रूप में यह सामने आया, जिसमें देखिए पहला ऐसा अवसर है जो एससीओ का क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें क्या है तीनों देश शामिल है। स्वागत किया भारत की तरफ ईरान में बनाए जा रहे चाबहार जो परियोजना है, चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल एससीओ सदस्य देशों के लिए क्या किया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा कनेक्टिविटी के तौर पर। जैसे चीन भी एससीओ के जो देश है, जैसे पाकिस्तान में कनेक्टिविटी परियोजनाओं को बल दे रहा है, जैसे चीन में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है ना, वैसे भारत भी इस पर बल देगा। तो हम क्या कर सकेंगे, जो ये क्षेत्र है, यह जो क्षेत्र है जहाँ पर हम ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन और जो भी आपको क्षेत्र है, रूस, इस सब का क्या कर पाए हम लोग, कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतर विकल्प तलाश कर सकते हैं साझा रणनीति के तहत। और ऐसे भी जानिएगा, अभी शुरुआती दौर में लग रहा है कि नहीं संगठन है और संगठन के क्षेत्र में लोगों के विवाद, आपसी विवाद है। आज से 25 साल 40 साल बाद यह देखने को मिलेगा, सब देश आपस में इस प्रकार की कनेक्टिविटी के साथ कार्य करने का मजबूर होंगे। रीजन उसके पीछे है, क्यों, जब तक हम एक्सप्लोर खुद को नहीं करेंगे, हम वैश्विक नेतृत्व के तौर पर भी नहीं उभर पाएंगे। और वैश्विक संगठन के तौर पर उभरना है तो हमें क्या करना, कनेक्टिविटी बेहतर करनी होगी। वो कनेक्टिविटी केवल भूमि से नहीं होता है, विचारों से भी होता है, साझा हितों से भी होता है। तो ये भी समस्या, आपके इन समस्याओं का ढूंढा जाएगा हल। ये सब बातें की जा रही। इस बैठक में देखिए कौन कौन भाग लेते हैं, तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ले रहे हैं, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसो के द्वारा लिया जा रहा है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के राष्ट्रपतियों ने भी भाग लिया। और भारत के प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, चीन के प्रधान राष्ट्रपति भी इस पर संबोधित होते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग को याद रखनी। क्लियर है ना। तो चलिए आगे हम बात करेंगे, बहुत मुद्दे हैं जो बातें की गई है। अब देखिए सार्वजनिक डाटा आप लोग को मिला, ये डाटा आप लोग को क्या करना है, यार लिख लेना है, कहीं काम देगा। रीजन उसके पीछे है कि सार्वजनिक बसों, सार्वजनिक परिवहन में हम लोग कैसे उपयोग कर रहे हैं, जैसे इसका ढांचा जर्जर है, इसके बारे में बात की जाइए। आप किसी भी शहर के किसी भी बस डिपो पर चले जाइए, वहाँ पर जो सार्वजनिक बस होता था, सरकार की जो बसें चलती है, सरकारी बसें, उसकी स्थितियाँ क्या होती है आप लोगों को नहीं पता, सभी लोगों को पता है। फिर भी हम क्या करते हैं, उसे बेहतर करने का प्रयास सरकार के द्वारा नहीं की जाती है, और भी पुराने चीज़ों को लेकर हम लोग इसे बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए देश में प्रति 1000 व्यक्तियों के मुकाबले बसों की संख्या कितनी है, यहाँ पे स्थिति देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया 3.99 है, अर्थात एक प्रति 1000 पे 4 बस है। बांग्लादेश में 0.97%, ब्राजील में 4.74% है, चीन में 1.6, फ्रांस में 1.3, जर्मनी में 0.96, भारत में 1.3। अब इसी तरह और भी जापान में ले लीजिए, मेक्सिको में ले लीजिए, मलेशिया में ले लीजिए 4.9%, आपको प्रति 1000 व्यक्ति पर 6 बसें यहाँ पर है। अब इसी दक्षिण अफ्रीका में आप देख सकते हैं 6.38 है। थाईलैंड में देख सकते हैं 8.24%। इसका मतलब कहने का अर्थ है जितना कम बसेज हैं, कहने का मतलब है कि हम सार्वजनिक बसों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं,
सार्वजनिक बसों को परिवहन को बढ़ावा देंगे तो बहुत से लाभ होंगे। पर्यावरणीय लाभ तो होगा ही, हम ईंधन खपत कम होगा हमारे पास। तो इस प्रकार से हम विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं, विदेशी मुद्रा डॉलर बचेगा तो हम अन्य संसाधनों में उसका उपयोग कर सकते हैं, या तो हमारे पास रिजर्व ज़्यादा बढ़ेगा। हमारे पास तेल आयात करने में ही आधा रिजर्व समाप्त हो जाता है। समझ के देखिएगा ये सब चीज़ें। सार्वजनिक बस, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है हमारे लिए एक पर्सनल गाड़ी हो, ये पॉसिबल जब होगा। धरातल मान लीजिए 145 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें पर फैमिली 2 ही गाड़ियां लेकर चलिए, एक 4 व्हीलर एक 2 व्हीलर। ऐसे की संख्या ज़्यादा होती है, जगह संपन्नता रहती है, जिसके पास आय अधिक होता है वो 2-2 4-4 5-5 10-10 गाड़ियां रखते हैं। तो समझ के देखिएगा, न्यूनतम 2 गाड़ियों का ही हम बात करें तो 140 करोड़ जनसंख्या, अगर 140 को 2 से ही गुना कर दिए तो यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, सोच के देखिएगा। तो उसके लिए ऊर्जा आपूर्ति कहाँ से कीजिएगा, तेल आपूर्ति कहाँ से कीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक कार भी लीजिएगा तो क्या होगा कि उसके लिए हमको ऊर्जा देना है ना, ऊर्जा देना तो संसाधनों का अति दोहन करना ही होगा। तो इसके लिए भी ये सब चीजें समझनी होगी बातों को। क्लियर है ना। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इस आगे बढ़ने से पहले आप लोग को युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से, गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल स्टोर से, आप जो भी वर्जन यूज करते हैं आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सी चीजें चलाई जा रही हैं, उसे हम लोग कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात किया जाएगा, बागियों की अयोग्यता के लिए उद्धव ठाकरे गुट फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस पर पहले भी मैंने न्यूज कवर किया है, तो कमेंट सेक्शन में बताना इस पर न्यूज हुआ है या नहीं हुआ है। बागियों के अयोग्यता संबंधित ये टॉपिक आपके किस पेपर में आ रहा है, किस यूपीएससी जो ये न्यूज है वो आपके यूपीएससी के किस पेपर में आ रहा है और किस टॉपिक में आ रहा है, ये अभी कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। ऐसे ही शरद पवार के पार्टी का भी यही हाल हो रहा है कि वहाँ पर बातें चल रही है गुटों के संदर्भ में। तो ये न्यूज बहुत बेहतर है, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा कि योग्यता से संबंधित क्या चीजें हैं। तो मैंने पहले भी न्यूज कवर किया गया है, इस पर पीडीएफ भी दिया गया है, तो आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। क्लियर है। और आप लोग देखिए शुरुआत में दिक्कत होगी, मान लीजिए 15 दिन 20 दिन 1 महीना आपका जो नए स्टूडेंट है वो करने लगेंगे तो समझने लगेंगे कहाँ से क्या करनी है। कुछ नहीं, आप बैक डोर से चलना शुरू कीजिए। जैसे आज है, आज कितना तारीख, 5 जुलाई है, तो 5 जुलाई से युक्ति है इसके ऐप पर कितने पीडीएफ डाउनलोड है, तो जून में डाउनलोड होंगे 10 पीडीएफ। आपको उसके पीछे का फिर महीना में देखना है, तो क्या करना है, 1-2 पीडीएफ डेली टारगेट कर लेना, हमको टॉपिक को कवर करना है। तो आपका यह होगा कि बैक डोर से आप सारी चीज़ों को भी कवर कर लेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर पाइएगा। ठीक है ना। चलिए हम आगे बात करेंगे। देखिए समान नागरिक संहिता को लागू करने का समय आ गया, देश कोई देरी ना करे। उपराष्ट्रपति जो धनखड़ जी है उनके द्वारा भी बातें की गई है, और यह क्यों महत्वपूर्ण है, तो इनके द्वारा एक बात की गई है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा कि संविधान 44 क्या कहता है। सबसे पहले तो ये पीटी फैक्ट यहाँ से निकालना है कि कहाँ गए हुए थे। आईआईटी गुवाहाटी में आपको 25वें दीक्षांत समारोह में वहाँ गए हुए थे, वहाँ पर ये चर्चा हो रही थी। तो जहाँ पर ये बात बोलते देश, अनुच्छेद 44 स्पष्ट रूप से कहा गया कि देश अपने नागरिकों के लिए यूसीसी को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा। तो समान नागरिक संहिता उसको लागू करने का प्रयास करेगा। तो राष्ट्रीय हिस्सेदारी राष्ट्र और राष्ट्रवाद की कीमत पर नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर बात इनके द्वारा क्या बोली गई, इसको ध्यान रखिएगा। राजनीतिक हिस्सेदारी राष्ट्र और राष्ट्रवाद की कीमत पर नहीं की जा सकती। अर्थात जो लोग राष्ट्रीय पार्टियां अपने राजनीतिक हिस्सेदारी देख रहे हैं हम सत्ता में, तो हम उसको ये नहीं कह सकते हैं, यह नहीं समझना चाहिए कि हम इसका जो भरपाई इस आधार पर करेंगे कि कोई पार्टी हमें समर्थन कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई हमारे साथ है या नहीं है। राष्ट्रीय हित राष्ट्रवाद इंपॉर्टेंट है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ऐसे मुद्दे जहां पर राष्ट्र की एकता अखंडता जरूरी है, तो वहां पर क्षेत्रीय और राजनीतिक जो मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बताया था, तो वही बातें इनके द्वारा भी बोले जा रही है, किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग सोच के देखिए जो बातें की जा रही है क्या वो सही है या नहीं है, कॉन्सेप्ट सही दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। हाँ बस है कि लाइन नहीं मिल सकता है, पर कॉन्सेप्ट जो बताया जा रहा है संदर्भ तो उसका वही होगा ना। मैंने पहले क्या बोला था, कुछ दिन पहले ही एक बात बोला था कि राष्ट्रीय एकता अखंडता कि जब भी मुद्दे आएंगे तो आपके क्षेत्रीय और आपका व्यक्तिगत जो मांग है, डिमांड है या आपकी इच्छाएं वो गौण हो जाएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्र है। राष्ट्र बचा रहेगा तो ही तो व्यक्ति विशेष बचा रहेगा, उसका थॉट बचा रहेगा। तो यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सब चीज़ें
कैसे आती है, किस प्रकार से डिलीवर करना है, कुछ शब्द का कैसे हम अपने आंसर राइटिंग में प्रयोग करेंगे। और ये सब जानते हैं आपके आंसर राइटिंग में क्वेश्चन में ढूंढना चाहेगा जो भी कॉपी आपका चेक करेगा वो, नहीं तो हवा हवाई कीजिएगा तो हवा हवाई का नंबर भी देगा आप लोगों को। क्लियर है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। विकृति बनती रेवड़ी संकेती, तो देखिए इसमें कितनी दफा मैंने आप लोगों को चर्चा किया हूं, इसका कोई कोई मूल नहीं है। तो एक प्रयास आपको भी करना, इस लेख से आपने क्या मुख्य पॉइंट निकाल पा रहे हैं, मुख्य मुद्दे आपको क्या नजर आ रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है ना, कि हाँ क्या मुद्दा है, कि मान लीजिए इस रेवड़ी में कौन कौन सी बातें की गई, जो टॉपिक पहले हो चुका है, बातें की जा चुकी है, उसमें जब नया टॉपिक आएगा, अब यह नया प्रयास किया जा रहा है कि आप उसके बारे में अपनी समझ विकसित करिए। अब मैंने मेरे तरफ से बहुत चीजें बता दी जा चुकी है कि रेवड़ी संस्कृति को मैं लगता है 5-6 बार आप लोगों को बताया हूँ। तो अब जो आएगा आगे रेवड़ी संस्कृति के बारे में, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है क्या स्पेशल है। चलिए फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, रोजगार को आधार देगा विनिर्माण क्षेत्र, ऐसी बातें आ रही है। तो अभी हाल ही में सेंसेक्स 65,000 से ऊपर बढ़ गया है, जहां पर बेंचमार्क निफ्टी भी 12 महीने के 21.8% की तेजी हुई है। तो यहाँ पर मिड कैंप की बात हो रही है, अर्थात मिडिल कैंप जो हमारे पास स्मॉल कैंप सूचकांक कितना है 34.5%, 30.5% बढ़ा है। हालांकि ये तेज क्या है, मोटे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश संस्थागत निवेश होते हैं उनके निवेश से यह वृद्धि हुई है। तो ध्यान रखिएगा वित्त वर्ष 2023-24 में शेयर बाजार 1.4% लाख करोड़ से आपको क्या 1.414 लाख करोड़ की खरीदारी किया है, जिसमें जून 2023 में ही ध्यान रखिएगा 52,336 करोड़ रुपए की आय हुई है। सोच के देखिएगा यहाँ पर आंकड़े कितने हैं। उसके बाद 2022 के बाद सबसे ज्यादा निवेश इस वर्ष अब तक भारतीय शेयर बाजार में 6% की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि ध्यान रखिएगा अमेरिका, यूरोप, जापान जैसे शेयर बाजार की तुलना में कम है, जहां पर 15 से 30% तेजी दर्ज की गई है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह हुआ है। जीएसटी संग्रह कैसे वृद्धि हुई, तो देखिए इस बार 1.6 लाख करोड़ रुपये इस वर्ष जून में संग्रह किए गए हैं, जो 12% ज्यादा है। पिछले वर्ष इसी माह में 1.4 लाख करोड़ था, 16 माह से पहले जो की बात हो रही है। 2017 में जीएसटी पहली बार लागू होता है, चौथी बार जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ रुपये पार कर गया। ये भी आंकड़े आपको याद रखने हैं। सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मत पूछिए, कहना ही अपनी बेवकूफ़ी का पहचान दिला देगा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे बात करते हैं। हमें जीएसटी संग्रह में 95% हिस्से संगठित क्षेत्र से। संगठित क्षेत्र कहने का अर्थ है कि जो हम रजिस्टर्ड संस्थाएं होती है, रजिस्टर्ड कंपनियां होती है, रजिस्टर्ड उद्योग होते हैं, उसके संगठित क्षेत्र की बात हो रही है। असंगठित क्षेत्र जहाँ अनरजिस्टर्ड होते हैं लोग, जैसे कृषि क्षेत्र असंगठित क्षेत्रों के तहत, उसके अन्य भी आयाम असंगठित क्षेत्रों तक आते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा संगठित क्षेत्र के कौन कौन से उद्योग है, असंगठित क्षेत्र के कौन कौन से उद्योग है, लिस्ट बताइएगा। ये सब पहले भी बातें की गई हैं। अब याद रखिएगा, परंतु इससे असंगठित क्षेत्र के बारे में पता नहीं चलता। जीएसटी के बाद देश भर में लगभग 6,000 बड़ी कंपनियां काम कर रही है, जिसमें लघु और मध्यम वर्ग के लगभग 6 लाख से 6 करोड़ सूक्ष्म स्तर पर कंपनियां काम कर रही है। ज्ञात होता है कि संगठित क्षेत्र कुल रोजगार योगदान केवल 6%, जबकि असंगठित क्षेत्र में 94% योगदान रोजगार के क्षेत्र में बात हो रही है। तो इतने बृहद पैमाने को हम कैसे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जहां जीडीपी में संगठित क्षेत्र का योगदान 55% होता है, ये भी ध्यान रखना होगा। जीडीपी में 55% योगदान जो संगठित क्षेत्रों का है, तो जबकि असंगठित क्षेत्रों का 45% है। तो योगदान भी आप यहाँ पर देख सकते हैं असंगठित क्षेत्रों को, तो इसे भी नियमबद्ध करने की आवश्यकता होगी। हमें भी संगठित, यहाँ पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर के बारे में आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष कर हम लोग संगठित क्षेत्र से प्राप्त करते हैं, असंगठित क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष कर प्राप्त करते हैं, और देश अप्रत्यक्ष करों को सबसे ज्यादा योगदान करता है। तो बताइए डायरेक्ट जो टैक्स है हम लोग कितना देते हैं, कितना % योगदान है भारत के जीडीपी में, इसका बताइएगा। ये सब प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे हम इस पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बात एक चीज और की गई है
जो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में जानकारी दे रही है। केवल 2 वित्तीय वर्ष में हम सरकार कर राजस्व की बात करें तो 1.84 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जहां पर वित्त वर्ष 2009-19-20 की बात करें 87,835 करोड़ का, और 2020-21 में हम 96,400 करोड़ रुपए का नुकसान कॉर्पोरेट टैक्स से झेल चुके हैं, जो कहीं ना कहीं क्या 1 लाख करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है। कॉर्पोरेट टैक्स की कमी करते हुए केंद्र सरकार ने कहा इससे नए निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगा। नया कॉर्पोरेट टैक्स मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% और नई निगमित कंपनियों के लिए 15%। वास्तव में कंपनियां क्या करती, कॉर्पोरेट टैक्स में छूट का लाभ तो लिया परंतु पर्याप्त निवेश नहीं किया। यहाँ पर बातें की गई है, तो ये कहीं कंट्राडिक्शन है कि हम छूट भी दे रहे हैं और निवेश भी नहीं हो पा रहा है, तो सरकार को इस मुद्दे पर सोचने की जरूरत होगी। यहाँ पर एक ऑक्सफैम संगठन है, तो ऑक्सफैम क्या है इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑक्सफैम किस पर किस काम करता है, किस क्षेत्र को मॉनिटरिंग करता है, ये सब गूगल सर्च आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा, देश में 64% क्या है जीएसटी और 50% गरीब दे रहे हैं। 64% जीएसटी जो होता है गरीब दे रहे हैं, जबकि अमीर लोग केवल 10% जीएसटी दे रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या है। हम खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी देते हैं ना, खाद्य वस्तुओं पर या कोई सामग्री हम लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे, कोई वस्तु उसमें आईजीएसटी एसजीएसटी लागू होता है। तो 64% जनसंख्या जो देश का है वो क्या कर रहा है, जीएसटी पेमेंट कर रहा है। तो देश में 64% जीएसटी, जिसमें से 50% ऐसे जो मध्यम आय के या गरीब हैं, यही आपको दे रहे हैं, पर 10% अमीर इसका जीएसटी भुगतान करती है। ये भी कहीं कहीं कंट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। इससे इस प्रकार से अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में सरकार को अत्यंत संवेदनशील होने की जरूरत है। मैं पहले भी एक बार दफा याद होगा मैंने कभी बोला था कि जब तक हम डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, डायरेक्ट टैक्स तक की पहुंच स्थापित नहीं कर पाएंगे, यह संख्या मान लीजिए 10%, इसको बढ़ाकर 50 से 60% नहीं करेंगे, हमारे देश में है ना ये जो कंट्राडिक्शन है प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के योगदानों का और देश की समृद्धता का, वो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा ही रहेगा। अब यही समझ के देखिएगा, तो बहुत सी सेवाएं उसके बाद मुफ्त हो जाएंगी, पर लोग करना नहीं चाहते, पैसा बचाना चाहते हैं, तो बार बार मजबूरन सरकार को नोटबंदी करनी पड़ रही है। रीजन उसके पीछे यही सब है। अब जाइएगा आपको आइसलैंड जैसे देशों में, आइसलैंड, नॉर्वे, नॉर्डिक जो देश है उस सब में जाइएगा आप, तो वहाँ पर प्रतिशत है डायरेक्ट टैक्स योगदान का प्रतिशत कितना है, 70%, 80%, किसी देश में तो 94% लोग है ना अपने डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स वो पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग देते हैं, पर डायरेक्ट टैक्स वो देते हैं। सोच के देखिए उस देश में समृद्धता कितनी आएगी। ऐसे ही हम लोग से रैंक में आगे थोड़ी है, रीजन उसके पीछे और भी है ना, पर हम लोग तुलना क्या कर लेते हैं कि फलना देश हमसे आगे है। अरे आगे क्यों नहीं रहेगा, आगे जवाबदेहिता मूल कर्तव्य, उसे पता है कि देश के लिए हमें क्या करना है, देश के लिए क्या नहीं करना। हमारे यहाँ मान लीजिए 10,000 किसी पास आ गया, तो 10 लाख आ गया या 1 करोड़ आ गया, तो पहले तो दिमाग ये लगाया खर्च कहाँ, बचाना कहाँ है, हमको कहाँ कहाँ इसको इन्वेस्ट कर देना है, जिसके आधार पर सरकार पास आंकड़े नहीं पहुंच पाए। पर उन सब देशों में इतना मान लीजिए 1 करोड़ रुपया राशि आती है, तो वो सबसे पहले उससे टैक्स पे करेगा। सरकार का हमें एज ए नागरिक के तौर पर मेरा ये कर्तव्य है कि सरकार को पता भी नहीं है तो मुझे क्या है कि वहां पर पे करना होगा। यहाँ तक आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे भंडारे खाने के लिए लोग लाइन लगाते हैं ना, लाइन लगाते हैं भंडारे का, मुफ्त की चीजें खाने के लिए, और बड़े से छोटे लोग सभी लोग खाते हैं। उनको सर्व नहीं आती यहाँ पर भंडारे में खाना खाने के लिए। वैसे ही यहाँ पर जो देश का नाम में ले रहा आइसलैंड, नॉर्वे, नॉर्डिक जितने लोग हैं, वो क्या करते हैं, डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए लाइन लगाते हैं, और उन्हें शर्म तक नहीं लगती कि मैं लाइन में क्यों खड़ा हूँ। देख ले कितना अंतर है, मौलिकता में कितना अंतर है। हम फ्री खाने के लिए भंडारे में लाइन लगते हैं, या किसी रीति रिवाज में हम लोग जाते हैं, या तो बहुत से लोग है ना इफ्तार पार्टी में लोग जाते हैं तो भीड़ लगा के जाते हैं कि हम फ्री का चीज खाएंगे, है ना, एक फ्री का कॉन्सेप्ट है ना। अब इसको अलग रंग मत दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ धार्मिक रंग मत दीजिएगा। वहां पर जो सर्व किया जाता है वो क्या है, फ्री है, फ्री है ना। अरे यहाँ पैसा पेड करने के लिए लोग लाइन में लगाते हैं, सोच के देखिएगा। तो यह मौलिक अंतर जब तक नहीं समझ में आएगा लोगों को, तो कैसे देश में राष्ट्रीय एकता अखंडता सुनिश्चित होगा, और भी हमें चीजें जो देनी है, सर्विस देना है, सर्विस प्रोवाइड कैसे करेगा। राज्य के पास पूंजी होगा तो ही ना आपको सर्विस पूंजी आपको देगा। बहुत से राज्य मुफ्त कर रहे हैं, पर उनका बजटीय आवंटन गड़बड़ा रहा है, तो आने वाली सरकार उसको भुगतान करेगी, जनता को उसको परेशानी होगी आने वाले समय में। तो यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा कि हम डायरेक्ट टैक्स को अगर बढ़ा देते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स तो आ ही रहा है, तो और भी सप्लीमेंट्री होगी ना। मान लीजिए आपका मूल वेतन 50,000 है,
आपको 50,000 मिल रहा है प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक माह आपको मिल रहा है। अब इसमें मान लीजिए 50,000 और ऐड हो जा रहा है किसी अन्य स्रोत से जो लीगल है, तो क्या आपके आय सृजन निवेश में बढ़ोतरी नहीं होगी? क्या और भी विकल्प आप नहीं तलाशेंगे, हम निवेश कहाँ करें? नहीं है तो ही तो निवेश नहीं कर पा रहे। अब 50,000 एक्स्ट्रा हर महीने आपको आने लगे और वो जायज पैसा हो, तो क्या होगा कि आप उसे क्या कीजिएगा, इन्वेस्ट कीजिएगा ना। पैसे तो घर में रखिएगा नहीं, वो या तो बैंक में रखिएगा, या तो किसी भूमि 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 में इन्वेस्ट करिएगा, गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिएगा, या अन्य स्रोत में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। तो सभी का आउटपुट क्या प्राप्त होगा, देश का इनकम बढ़ेगा, होगा ना। आप बैंक में रखिए, शेयर बाजार में रखिए, या भूमि आप उसे खरीदिए, कहीं ना कहीं सरकार को टैक्स तो जाएगा ना। तो इससे क्या होता है, देश का आय बढ़ता है। तो आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इस जवाबदेह बनने की जरूरत है। बात कुल मिलाकर यही है कि हमें क्या करना होगा। सरकार के एनपीए दशक में सबसे कम रहा है, इसकी भी बात की गई है। जो फंसे हुए कर्ज है तो घट कर एक दशक में सबसे कम रह गया। शुद्ध एनपीए अनुपात जो है प्रतिशत पर आ गया है। वित्त वर्ष 2010-11 के बारे में हम सबसे कम आरबीआई द्वारा हाल में जारी छमाही पर दायित्व बताया गया है कि 3.9% हो गया, इस वर्ष 5.9% था। ये सब आंकड़े आपको याद रखने हैं, ठीक ना। और एनपीए के बारे में मैंने चर्चा किया हूँ, एनपीए नॉन प्रोफेशनल एसेट के बारे में पहले भी चर्चा किया। तो उस वीडियो को, उस पीडीएफ को देख लीजिएगा। नोट्स आप लोग बनाए होंगे, की नोट्स को बनाए होंगे, उसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। और क्या करना है, एनपीए क्या होता है, एनपीए निर्धारण करने के लिए कितने स्टेज होते हैं, उसका सभी को आंसर कमेंट सेक्शन में लिख देना है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे एक चीज है, यहाँ आ जाइए। हम लिव इन में नहीं, पर अवैध संबंधों के खिलाफ हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा। और जिस दिन आया था मामला, मैंने यही बात आप लोगों को बताया था ना कि यह क्या करेगा, सांस्कृतिक जो हमारा सांस्कृतिक जो सभ्यता है, हमारा आचरण है, उसको बर्बाद करने का यह लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आपको हमारे सोसाइटी में डेवलप हो रहा है। लिव में आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो इसके लिए मर्यादा है ना, मर्यादा कायम करनी होगी। अब ऐसा नहीं कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, 5 साल रहिए और उसके बाद अलग हो जाइए, उसके बाद पूरे इनलीगल तरीके से आपके पास जितने अधिकार है उसको डैमेज कर दीजिए। ये तो आपको परमिशन नहीं दिया जा सकता। अब अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो रजिस्टर होइए, उसके बाद क्या करना, कुछ ही समय में आपको निर्णय लेना होगा, आपको साथ में रहना या अलग होना। ऐसा नहीं कि 5 साल रहिए साथ में तब आप फैसला लीजिए कि नहीं अब हमको अलग हो जाना है। साथ में आ जाते तो अच्छी बात है, अलग हो जाते। जब 5 साल तक आप रह रहे तो महिला के भी अधिकार हनन होंगे, पुरुषों का अधिकार हनन होगा। अब बहुत से जो एक्ट मैंने पिछली बार बताया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न किया था उस एक्ट को कि इतने कितना कितना हम लोग को संशोधन करना होगा अपने अधिनियमों में, अपने विधियों में। तो ये भी प्रश्न चिन्ह हो जाता है। इसलिए अवैध संबंध को अवैध संबंधों को परिभाषित करना बहुत जरूरी हो जाएगा। इस सब मुद्दों पर जो चर्चा की जा चुकी है, तो आप लोग को ये सब चीजें कवर कर लेनी। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नए न्यूज एनालिसिस के साथ। फिलहाल इतना ही है, कल मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप लोग जो बताया गया है टॉपिक आप लोगों को बताना है, किस पेपर में आ रहा है, यूपीएससी के किस पेपर में, स्टेट पीसीएस के किस पेपर में, और कौन सा टॉपिक से रिलेटेड है ये न्यूज। ये सब काम आप लोग कीजिएगा। 2 आप लोग को होमवर्क दिया, ये सब एक्टिव मोड में काम कीजिए, लाभ होगा जो भी बताई जा रही है, जो भी कराई जा रही है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर कल। धन्यवाद, जय हिंद।